इस वीडियो में तस्करा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरे असाजात की खरीदारी का। तो इनकम टैक्स के कानून में इनकी पेमेंट के लिए कुछ दफात शामिल की गई है। के तहत कुछ लिमिट तक तो प्रॉपर्टी की पेमेंट कैश में की जा सकती है और कुछ लिमिट ऐसी है कि अगर ऊपर बढ़ जाता है पेमेंट पे तो फिर उसको बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट करना है। तो आज हम इनकम टैक्स कानून की कानूनी दफात का जायजा लेंगे। तो नाजरीन, ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2075 ए। इसकी हेडिंग है परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। यानी जो असासा जात खरीद किए जाते हैं तो उनकी जो है वो खरीदारी होगी बैंकिंग जराए के थ्रू। ये इसका सेक्शन 1 कहता है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। तो ये जहां भी कानून में इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो इसका मतलब होता है ये जो है कानून डेरोगेटरी है। इसका मकसद है कि किसी दूसरे कानून में चाहे कोई भी बात की गई हो जो उससे क्लैश में आती हो, मगर बात चलेगी इस कानून की। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी उस वक्त तक ये डेरोगेटरी होगा जब तक कि ये फोर्स में है या अमल में है। अब आगे कहता है कि डेरोगेटरी हो गया, हर चीज हो गई। अब आगे ये कानून क्या कहता है, नो पर्सन शन परचेज। नो पर्सन शन परचेज की जो वर्डिंग है वो वर्डिंग बिल्कुल कतई तौर पे अगर मगर से जो है वो उसका अगर मगर का कोई भी इसमें इतलाफ नहीं होता। बिल्कुल इसमें मना कर दिया गया है, कोई भी शख्स खरीदारी नहीं करेगा इस चीज की। अब से ये इसमें ए पैराग्राफ ए में आ रहा है, immovable property having fair market value greater than 5 million rupees। कोई भी गैर मनकूला जायदाद जिसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए से जायद है तो कोई भी शख्स उसकी खरीदारी नहीं करेगा। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या उसमें शरायत है, किस वजह से वो खरीदारी नहीं कर सकते। या दूसरी सूरत में, एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 million रुपी। इसके अलावा कोई और असासा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो इनमें जो लफ्ज यूज किए गए फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों चीजों में, ये 50 लाख से ज्यादा, ये 10 लाख से ज्यादा। अब ये कह रहा है कि अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, यानी कोई भी शख्स, नो पर्सन शैल परचेज दीज थिंग, ये चीजें, अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक, यानी दूसरी सूरत में नहीं खरीद सकता, क्रॉस चेक दे के और खरीद सकता है, या थ्रू क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या क्रॉस पे ऑर्डर। ये तीनों चीजें क्रॉस होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं है इसकी पेमेंट करने की। या एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट, या कोई भी इस तरह का तो जो है बैंक का जो इंस्ट्रूमेंट हो, जो बैंक जिसको जिसके ऊपर
इस तरीके से वो बैंकिंग होती हो, वो दिखाता हो कि ये अमाउंट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये पेमेंट का मोड है। इसके अलावा तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या 10 लाख रुपए से ज्यादा कोई दूसरा असासा खरीद रहे हैं, तो अगर ये इनका अमाउंट इन दोनों से कम है, 50 लाख से कम है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और 10 लाख से कम है दूसरे एसेट का, अगर कम है तो फिर आप कैश दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो फिर ये बैंकिंग चैनल के थ्रू खरीदा जाएगा। अब सब सेक्शन 2 में बता रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके सिलसिले में जो फेयर मार्केट वैल्यू है, उसकी माने ये है कि जो बोर्ड ने नोटिफाई की गई है, बोर्ड ने शेड्यूल गवर्नमेंट सेक्शन 68(4) के तहत उसमें जो वैल्यूज नोटिफाई की गई है, या अगर वहाँ इसकी दूसरी वैल्यू होती है प्रोविंशियल अथॉरिटी की वैल्यू, जिसको डीसी वैल्यू कहा जाता है, वो स्टैंप ड्यूटी के सिलसिले में फिक्स की जाती है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज में से जो भी वैल्यू ज्यादा हो, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू काउंट होगी। अब सबसेक्शन 3 में कहता है कि इन केस ऑफ transaction, in case the transaction is not undertaken in the manner specified subsection 1। तो अब ये बताता है कि अगर इसकी इनहराफी की गई हो, ऊपर जो कानून दिया गया है, और उसकी इनहराफी करते हुए जो प्रॉपर्टियां खरीदी गई हो, तो फिर उसमें क्या होगा। Such assets shall not be eligible for any allowance under section 22, 23, 24 and 25 of this ordinance। तो ये सेक्शंस हैं जिसमें कि आप जो बिजनेस इनकम होती है उनके अगेंस्ट ये सेक्शंस है, उसको जैसे सेक्शन 22 है, तो इस तरह कह रहा है कि ये एसेट जो है 22 में, उनमें डिप्रेसिएशन दी जाती है, वो आप क्लेम करते हैं खर्चे के तौर पे, वो माइनस कर देते हैं अपनी इनकम से। इस तरह ये 22, 23, 24, 25 ये इसी तरह के सेक्शन है। तो उसमें ये होगा कि वो जो एसेट जो खरीदा गया है, जो भी असासा है, उसमें वो इस चीज का एलिजिबल नहीं होगा, उसमें ये चीजें अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। तो वो फिर उसमें इनकम जो भी बनेगी, फिर टैक्स लाजमी तौर पे जायद ही लगेगी। दूसरा कह रहा है सच अमाउंट शल नॉट बी ट्रीटेड एट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 76 of this ordinance for computation of any gain on sale of asset। तो वो जो पेमेंट की गई है ऊपर के कानून की इनहराफी करते हुए, तो वो पेमेंट कॉस्ट के तौर पे उसकी जो है ना इजाजत नहीं होगी, उसकी कॉस्ट अलाउ नहीं होगी कैपिटल गेन के सिलसिले में। अब कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो कैपिटल गेन जो जिस कीमत पे जो कैपिटल या एसेट बेचा गया है, उसमें से हम ये कीमत माइनस कर देते हैं जिससे वो खरीदा गया है। जाहिर बात है, जब आप ऐसा एसेट खरीदते हैं तो इसकी आप इनहराफी करते हुए कानून की कैश पेमेंट कर देते हैं, तो इसमें कहा गया है कि वो जो पेमेंट इस तरह की जाएगी उसको कॉस्ट के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब कॉस्ट के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो जाहिर बात है, जो पूरी की पूरी आपके पैसे मिला है पूरे का पूरा कैपिटल गेन के अंदर टैक्स
अब इस पे अंदाजा लगाएं कि कितनी शायद पड़ेगी कैपिटल की। एक तो ये चीज हो गई। अब ये कानून तो 2019 से अमल में है। ये कानून 2019 से किताबों में लिखा हुआ है, मगर इससे इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता आया है। अब जो है वो गवर्नमेंट इस चीज पे काफी जो है वो सख्ती कर रही है कि इस चीज को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस साल से को नाफिजुल अमल करेंगे, ताकि ये कानून बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट हो। और कोई भी वो इस तरह इंश्योर करेंगे कि जो है वो इसके अमल हो, और उसकी वो मॉनिटरिंग भी करें और देखते भी रहें ये चीजें तो आ ही जाएंगी सिस्टम में। बात नहीं, जो है वो अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे। ये चीजें तो होंगी ही होंगी, साल से अमल में आ जाएंगी। कानून अपनी जगह मौजूद है, सिर्फ इस पे अमल कराना है। अब इसके अलावा एक और चीज भी है कि इसके ऊपर एक जुर्माना भी है। वो जुर्माना इस तरह है, ये आता है सेक्शन 182 के टेबल है उसमें, उसका एक सीरियल नंबर है 21। तो ये है 75A, यानी वो कानून जो हम इससे पहले पढ़ के आए हैं। तो 75A में क्या जुर्माना है, यानी if any person who purchase movable property having fair market value greater than 5 लाख, अदरवाइज देन कैश आउट। तो जिस वक्त वो प्रॉपर्टी 50 लाख से जायद है और उसको वो खरीद रहा है, अदरवाइज देन मतलब थ्रू कैश और बियरर चेक के थ्रू वो खरीद कर रहा है, तो इसका क्या होगा? सच person shall pay a penalty of 5% of the value of property determined by the board अंडर सेक्शन 4। ये वही 68(4) वही है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रॉपर्टी के वैल्यू डिक्लेयर करता है। Ought by the provincial authority of the purpose can be which भी वैल्यू हायर, ये हम पहले पढ़ के आए। तो जो भी वैल्यू प्रोविंशियल वैल्यू होगी या एक्यूआर की वैल्यू होगी, जो भी सबसे ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा है, उसका जो है वो 5% इस वैल्यू से उसको पेनल्टी अदा करनी होगी। ये चीजें हैं, इसके और करना लाजमी है। प्राथमिक पेश करते हैं, इन चीजों का ख्याल रखना लाजमी है, ताकि वो फ्यूचर के जो है मुस्तकबिल में बड़े बड़े नुकसान हैं उनसे बचा जा सके। तो नाज़रीन, ये आज की इमारत में मौजूद था, यहाँ बताना रहता। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को इस चैनल पे सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको उनकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। और इसके साथ ही मैं खुदा हाफिज कहूँगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।